नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे और आज 23 नंबर क्लास है और इसके पीछे वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार एक मिशन बना करके तैयारी कर रहे हैं और आप पूरी तरह से जुड़े रहिए। बेल आइकन दबाइले रहिएगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कब कब वीडियो जो है आ रहा है। तो पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट सारा हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम के डेट को ध्यान में रखते हुए पहले हम खत्म करना चाहेंगे, ताकि पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन मैं उसी चीज को आपको पहले कवर करा रहा हूं जो कि एग्जाम में एकदम हिट कर जाए। तो इसी तरह से सपोर्ट आप भी बनाए रखें। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, ओह राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अरे एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की जय हो। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। आइए हम लोग एकदम होले होले पढ़ेंगे। मुंड को बना के पढ़िए, क्योंकि अलबला के पढ़िएगा इधर से जाएगा इधर से निकलते जाएगा, इसलिए एकदम मिजाज को एकदम कूल रखिए। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? तो पिछले क्लास में जो है कर्नवालिस, वेलेजली और ये सब हम पढ़ चुके हैं। वेलेजली के बाद जो आया था मिंटो फर्स्ट आए थे। मिंटो फर्स्ट आए थे, उनका कार्यकाल 5 से लेकर के 13 तक रहा है। और 1813 से 23 तक कौन रहते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। हेस्टिंग्स के समय में याद रखिएगा आप खास करके क्या चीज, तो नेपाल का प्रथम आंग्ल युद्ध जो है, आंग्ल और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ है फर्स्ट, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। 14 से लेकर के 16 तक, 1814 से लेकर 1816 तक जो संगोली की संधि, सगौली की संधि से क्या हुआ है, इसका 1816 में समाप्त किया गया है आंग्ल नेपाल युद्ध को। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक? 1814 से 16 तक चला है। और सबसे बड़ा चीज, पिंडारियों का दमन इन्हीं के काल में हुआ है। हेस्टिंग के काल में जो है, वारेन हेस्टिंग अलग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है जी, गड़बड़ाइए नहीं। हेस्टिंग के काल में पिंडारियों का दमन किया गया है। पिंडारी योद्धा होते थे जो मराठाओं के लिए खास करके काम करते थे। कहिए कैसे? पैसा लेकर के किराए पर जो है युद्ध लड़ने के लिए काम करते थे। लेकिन जब देखा जाए कि वेलेजली के समय में संधि हो जाती है, मराठाओं के सभी के साथ अलग अलग संधियां की जाती है, तो इनको अब युद्ध होने का कोई जरूरत नहीं था, तो इनको कोई पूछ नहीं रहा था। पिंडारी का जो इनकम आ रहा था युद्ध के दौरान, पैसा मिलता था, तो उससे इनका अपना चलता था जीवन। लेकिन अब कोई युद्ध नहीं होता था, पिंडारी को कोई पूछता नहीं था, जिसके चलते पिंडारी क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे, लूटपाट करने लगे। एक तरह से इनका छवि डाकुओं की तरह हो जाता है पिंडारियों का। तो इसका दमन हेस्टिंग्स ने किया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया है दमन। उसके लिए स्वयं एक तरफ से हेस्टिंग और दूसरी तरफ से मोर्चा खोल देते हैं अपने कर्नल हिस्लॉप के नेतृत्व में, और दोनों तरफ से क्या करते हैं? पिंडारियों पर आक्रमण होने लगता है। देखिएगा तो इसके प्रमुख 4 गो नेता थे पिंडारियों का। चारों नेता कम से कम याद रखिएगा। पिंडारियों का 4 प्रमुख नेता, चीतू, धीरू, कासिम, करीम। चीतू, धीरू, कासिम, करीम। ओके, तो इसमें चीतू को कहा जाता है कि चीता खा गया, सोया हुआ था, चीता आके उठा के ले गया और खा गया। और धीरू के युद्ध के दौरान हत्या हो जाती है, युद्ध के दौरान मारा जाता है धीरू। उसके बाद कासिम के बारे में कहा जाता है कि कासिम सुसाइड कर लिया था। ये टेंशन में आ गया था कि हमारे दोस्तवन दुगो जो है, चीता ले गया चीतू को, आइए को मराइए गया युद्ध में, तो टेंशन में आकर सुसाइड कर लेता है कासिम। और करीम को कहा जाता है कि आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने। तो ये चारों का कहानी है, आप ध्यान में रखिएगा। कासिम, मोहम्मद और करीम खां इसका पूरा नाम रहता है। हेस्टिंग के समय में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था आता है 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो देखिए, कर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था एक नई पद्धति थी जो दक्षिण भारत में इसको लागू किया गया, खास करके मद्रास और
ये आपको जो मालाबार तट का क्षेत्र है उस एरिया में लगभग 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया था दक्षिण भारत में। इसमें जो मालिक होते थे किसान को ही बनाया जाता था। देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होते थे, लेकिन यहाँ जमीन का मालिक जमींदार नहीं होंगे, यहाँ किसान होते थे खुद। यानी कि उस समय जमींदार मालिक होते थे, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवानी किससे वसूल रही थी? जमींदारों से ले रही थी। और जमींदार किससे ले रहे थे? किसान से ले रहे थे। तो यहाँ बीच का बिचौलिया भाग को क्या किया जाता है? समाप्त करने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि ये बीच में जमींदार लोग काफी जो है अधिक पैसा वसूला करते थे। एक तरह से भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था उसके कारण, इसलिए बिचौलिया को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है कहां पर? मद्रास के क्षेत्रों में। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जो क्षेत्र था उसका 30%, पूरे भारत का 30% नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अपना क्षेत्र था उसमें 30% पर लगभग दक्षिण भारत में ही क्या किया जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था हेस्टिंग के समय में लागू किया जाता है, जिसमें मालिक कौन रहता है? किसान रहता है। तो लगान किससे लिया जाएगा? किसान से डायरेक्ट लगान लिया जाता है इस व्यवस्था में। लेकिन देखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्कन के क्षेत्र में 1875 में कुछ किसान क्या करते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था को विरोध करने लगते हैं, जिसके चलते 4 साल के बाद 1879 में देखिएगा तो एक अधिनियम बन करके आता है, जिसमें किसानों को कहा जाता है कि अपनी मांग को अदालत में चुनौती दे सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, आपकी क्या मांग है। उनको कहा जा रहा था कि दक्कन के क्षेत्र में जो किसान थे उनका शोषण हो रहा था, तो उनके लिए एक अधिनियम बन करके 1879 में आता है, दक्कन राहत अधिनियम। तो इसके संबंधित याद रखिएगा, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से ही संबंधित है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। आगे देखिएगा तो 1823 में हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर हट जाते हैं, तो अगला गवर्नर आते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट जो 2 साल तक रहेंगे, 24 से 26 तक। इनके समय में एक चीज याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, नेपाल युद्ध जो हुआ है हेस्टिंग्स के समय में हुआ है, और एम हर्स्ट के समय में क्या हुआ है? वर्मा युद्ध हुआ है। जो आंग्ल वर्मा युद्ध आपको 24 से 26 तक 2 साल इनके कार्यकाल के दौरान ही चला है। और इसमें संधि कौन सी हुई है? यदीबू की संधि हुई है। उसमें कौन? तो आपको सगौली की संधि हुई थी, और इसमें यदीबू की संधि हुई है। याद रखिए, अरे याद कर जहिया हमारे रहला, उनकर संगे फरार रहला हो। याद कर जहिया हमारे रहला, हुनुकारा संगे फरार रहला। ओके, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ है वो 24 से 26 तक हुआ है। दूसरा का जो हुआ है डलहौजी के काल में हुआ है जी। डलहौजी आएंगे 1848 से 56 तक रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी बहुत सारा नीति आप लेकर के आते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 1852 में डलहौजी के काल में द्वितीय वर्मा युद्ध होता है। तृतीय वर्मा युद्ध कब होता है? तो डफरीन के काल में। डफरीन 1885 से 86 में जो है थर्ड जो है वर्मा युद्ध होगा। डफरीन उस समय क्या रहते हैं? भारत के वायसराय रहते हैं, क्योंकि ये पद चेंज हो गया रहता है। 1885 में देखिएगा वायसराय के रूप में ये लोग जाने जाएंगे। कब से? 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आता है, उस समय से पद ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो जाता है? अभी तो भारत का गवर्नर जनरल होखेगा, 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और देखिएगा 33 के बाद जैसे ही ये आपका डलहौजी, या डलहौजी के बाद कैनिंग आएंगे। कैनिंग के ही काल में क्या होता है? तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है भारत का। वो कौन सा अधिनियम है? तो 1858 का अधिनियम। 57 में 1857 में सिपाही विद्रोह, उसके बाद जो है डायरेक्ट भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और कंपनी उस समय शासन नहीं करती है, शासन कौन करेगा? तो ब्रिटेन का ताज यानी जो महारानी विक्टोरिया थी उनका आज्ञा पत्र आता है इलाहाबाद में। कैनिंग जो है पढ़ते हैं, सारा चीज आपको पढ़ाएंगे। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखिए।
आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जनरल कब बना दिया गया, कौन से एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ओके, अब आएगा आपका 1833 का भारत सरकार अधिनियम। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और उसके बाद फिर 1858 का उसमें भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। इसी तरह से बने रहिए। अगला जो है गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं और इन्हीं के काल में देखिएगा आएगा 1833 का अधिनियम। अभी नहीं आयल है, अभी 33 में आएगा। हम लोग 1828 से 35 तक ही रहेंगे। 1828 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद कर लीजिए, इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। 1828 में इन्हीं जैसा ही ये गवर्नर बनते हैं, उसी समय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय। बंगाल के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किए 1828 में। और जस्ट अगला साल 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः जो है रोक लगा देते हैं। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा के घोर विरोधी थे, क्योंकि उनकी घर में ही उनके भैया का वाइफ जो थी वो सती हो चुकी थी, जिससे इनका आत्मा आहत हो चुका था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने ही काफी जो है कि सती प्रथा को बंद कराने में सपोर्ट किए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं। हम लोग राजा राम मोहन राय का भी देखेंगे पूरी तरह से कार्यकाल। सामाजिक सुधार आंदोलन जब चलेगा उसमें हम लोग दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा तो धैर्य बनाइए। तो सती प्रथा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ है। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय की सहयोग से 1829 में हुआ है। 1830 में क्या हुआ है? तो ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। किसकी सहायता से? तो कर्नल सलीम की सहायता से। कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी, अरे ठगा ठगी ढेर भइल, ओकरों पर प्रतिबंध बेंटिक लगा दिए। शिशु हत्या पर रोक लगाते हैं। शिशु हत्या पर रोक और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठन होता है, जिसका अध्यक्ष मैकाले रहते हैं, आप गोरे हैं। मैकाले अध्यक्ष रहते हैं, आप गोरे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए भारत में एक आयोग का गठन होता है, जिस आयोग के अध्यक्ष मैकाले रहते हैं, याद रखिएगा। हाँ, मैकाले। अब वही मैकाले देखिएगा तो जो 1833 का अधिनियम आएगा तो उसमें एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें विधि सलाहकार के रूप में एक पद बनता है। तो विधि सदस्य के रूप में उस पद पर भी मैकाले क्या होते हैं? पद स्थापित होते हैं मैकाले। और आप नहीं बोलेंगे, आप खुद बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भी भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में खोला गया। भारत में पहली इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की वाला, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का खोला गया है। तो याद रखिए, पहल का मेडिकल कॉलेज कोलकाता, पहल का इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, यह सब किसके काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। 1833 के अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल को अब क्या किया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। यानी यहां से बंगाल शब्द आपका हट जाएगा और भारत शब्द लग जाएगा। तो ये ऐसा क्यों? तो 1833 आते आते भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत काफी क्षेत्रों पर क्या हो गया था? अपना कब्जा हो गया था। यानी ब्रिटेन जो था पूरी तरह से अब भारत को उपनिवेश बनाने की ओर चल पड़ा था। और देखा जाए तो लगभग बेलेजली का जो सहायक संधि आया है उसके तहत कई क्षेत्रों को क्या किया गया है? अपने में मिला लिया गया है। सहायक संधि थोप थोप करके, जबरदस्ती, बरियारिये ना किया जाता था कि आप हमको सहायक संधि मानिए, नहीं तो हम हमसे युद्ध कीजिए। ये कोई बात हुई? तो वैसे भी देखिएगा तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे तो बंगाल का क्षेत्र बड़ा था। इधर मद्रास प्रेसिडेंसी भी मैसूर युद्ध होने के बाद क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। यहाँ बंबई प्रेसिडेंसी भी देखिएगा तो मराठाओं का शक्ति जब पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो बंबई प्रेसिडेंसी भी बड़ा हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में भी ये जो असम, बंगाल, यूपी, बिहार का ये अवध का जो क्षेत्र था उस समय, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष रूप से मानिए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मानिए,
पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है। इसके चलते देखा जाता है कि ये दोनों प्रेसिडेंसियां जो बंबई और मद्रास की है उसको किसको फॉलो करती थी, किसका आदेश का पालन करती थी, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पालन करती थी। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल एक तरह से पूरे भारत में क्या कर रहा था, अपना नियम कानून जो बनाता था उसको लागू करता था। इसीलिए कहा गया कि केवल बंगाल में हम थोड़े शासन कर रहे हैं, हम तो पूरा भारत में शासन कर रहे हैं। इसलिए बंगाल शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या किया जाए, बंगाल शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन अब गवर्नर जनरल का कहाँ तक चलने लगा था, पूरे भारत पर लागू होने लगा था। इसीलिए 1833 के अधिनियम में बंगाल शब्द को हटा करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो प्रश्न वही आता है भुलवा भुलवा के कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो जवन थे वही न बनेंगे। इनके कार्यकाल में 1835 तक रहे हैं और 33 में अधिनियम आया है, तो उहे ना है बैठल कुर्सिया पर। तो पहिलका जो है भारत का गवर्नर जनरल भी कहे जाएंगे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम रूप से बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहे जाएंगे, क्योंकि 1833 में ना अधिनियम आया है। 1833 में अधिनियम आया, तो इससे पहले तो बंगाल गवर्नर जनरल के रूप में नहीं काम किए हैं। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही पूछ देगा कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही मारिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। इसी तरह से देखा जाए तो अगला जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा इनको, कौन आते हैं, तो मेटकॉफ। इनका पूरा नाम रहता है चार्ल्स मेटकॉफ, और मेटकॉफ को कहा जाता है प्रेस मुक्ति का दाता कहा जाता है। कहिए कि प्रेस मुक्ति का दाता क्यों कहा जाता है, याद करिए, अरे याद कर। हाँ, विलेजली आया था तो प्रेस पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, लगाया था, याद आया, प्रेस पर प्रतिबंध विलेजली ने लगा दिया था। और ये मेटकॉफ क्या करते हैं, वो चीज का प्रेस के प्रतिबंध हटा देते हैं। प्रेस पर से जितना भी समाचार पत्र या पत्रिका लिखने वाले संपादक रहते हैं वो खुली तौर से अब लिखने लगे। इसीलिए मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस मुक्ति का दाता कहा जाता है। याद रखिए लॉर्ड ऑकलैंड अगला भारत का गवर्नर जनरल के रूप में आएंगे 1837 से 41 तक। और ऑकलैंड के बारे में कहा जाता है कि जो जीटी रोडवा है ना, हाँ, NH1 और NH2 को मिला करके जीटी रोड बोला जाता है। ये जीटी रोड का जीटी रोड नाम के रखले था, ऑकलैंड रखा था। अब बनैले के था तो शेरशाह सूरी, और वही शेरशाह सूरी जो सासाराम में उनका मकबरा है, और आपका सर उसी धरती से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिए शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को क्या करवाया था, बनवाया था। और यह जीटी रोड उस समय नाम किसने रखा, जीटी रोड नाम किसने रखा, तो ऑकलैंड ने रखा था। जीटी रोड नामकरण जो किए थे ऑकलैंड, समझ में आ गया। उसके बाद जो है अगला गवर्नर एलन बरो आते हैं। एलन बरो जो है 1842 से 44 तक। लॉर्ड एलन बरो के बारे में कहा जाता है कि यह दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध 42 में लगाए थे। 1842 में दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध, कंफ्यूजिएगा नहीं, कर्नवालिस भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन लीगल रूप से एक कानून बना करके एलन बरो ने दास पर क्या किया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दासों का खरीद बिक्री तो चलिए रहा था, सब काम करने के लिए दास। और आज भी देखिएगा गांव घर में कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलता, बंधुआ मजदूर जैसे काम करने के रूप में लोग को देखा जाता है। या कहीं दुकान पर देखिएगा बहुत काफी गरीब फैमिली रहता है, उसको क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, और वह लाचारी भी उसके साथ रहता है, वो खुशी खुशी करता है। उसके साथ बंधुआ मजदूर को क्या किया जाता है, उसको केवल भोजन और पानी दिया जाता है और वस्त्र दिया जाता है। उसके अलावा उसके आय नहीं दिया जाता है काम के लिए। एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए ना जी, वो न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है, यानी उनको केवल इस्तेमाल किया जाता है। तो दासों को खरीद बिक्री पर लीगल रूप से किसने प्रतिबंध लगा दिया, एलन बरो ने 1442 में। शुरू में प्रतिबंध के लगेले था तो कर्नवालिस, याद रखिए, सिंधु विलय। चार्ल्स नेपियर को विदा किया जाता है
वहां काबुल में, और वहां के शासक से चार्ल्स नेपियर वार्तालाप करके और सिंध को क्या कर लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता है। तो ये एलनबरो के समय में ही हुआ था। अगला जो है हार्डिंग्स आते हैं, लॉर्ड हार्डिंग्स 44 से 48 तक, और हार्डिंग्स ने हार्ड रूल लगा करके नर बलि प्रथा को क्या किया, पूरी तरह से समाप्त किया। नर बलि क्या है, बकरा बलि तो समझे थे, बकरा बलि होता है, मुर्गा बलि होता है, सब बलि होता है। अरे हाँ वही नर मतलब होता है इंसान, और उसका बलि दे दिया जाता था। जैसे कभी कभी आप सुने होइएगा कहानियों में कि पुल में क्या किया जाता है, बच्चों को बलि चढ़ा दिया जाता है। ये बहुत ही परंपरा गलत है और अंधविश्वास है। ये सब चीज को क्या होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। तो उस चीज को उसी समय कौन, हार्डिंग्स ने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने क्या किया था, जब 44 से 48 के दौरान आए थे तो नर बलि प्रथा पर पूरी तरह से क्या किए, रोक लगा दिए थे। और इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, कहिए खाली आंग्ल, हाँ रट लीजिए भाई मेरे प्यार से, यही सब तक कंफ्यूज करता है एग्जाम में। प्रथम आंग्ल युद्ध जो हुआ था, सिख युद्ध जो हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध, वो कब से कब तक हुआ था, तो 1900 आपको 45 से 46 तक। और दूसरका कब हुआ था, तो 47 छोड़ दीजिएगा, 48 से 49, 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और जिसके तहत क्या किया गया था, पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया गया था। उस समय कौन थे वहां के तत्कालीन शासक, तो अल्पायु रूप में रहते हैं दिलीप सिंह। और फर्स्ट के समय कौन सी संधि की गई है, लॉर्ड हार्डिंग के समय, तब भैरववाल की संधि करके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को क्या किया जाता है, 1846 में समाप्त किया जाता है। द्वितीय आंग्ल जो युद्ध है, ये वाला पंजाब वाला सिख युद्ध, उसके समय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिए डलहौजी रहता है, क्योंकि डलहौजी अब आएगा 1848 से कब तक रहता है, 56 तक रहता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से बने रहिए। और फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, लॉर्ड हेस्टिंग 13 से 23, अरे 10 साल तक रही हेस्टिंग्स जो बा 13 से 23 तक। इसके समय नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ है प्रथम, और जो है एमहर्स्ट जब आएगा 24 से 46, तो इसके समय प्रथम वर्मा युद्ध हुआ है। और जब यहाँ हार्डिंग आता है तो इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। यही तो कंफ्यूजन करता है, याद हो गया। प्रथम जो है नेपाल वाला आंग्ल युद्ध हुआ है हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, वर्मा वाला एमहर्स्ट के समय याद कर लीजिए। और यहाँ सिख वाला जो हुआ है हार्डिंग के समय हुआ है, हार्डिंग के समय सिख वाला हुआ है। तो रैयत बाड़ी खास करके याद रखिएगा, बंदोबस्त हार्डिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था हार्डिंग के समय में। और एमहर्स्ट में वर्मा युद्ध फर्स्ट याद रखिए। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ है, लेकिन वो कब हुआ है, द्वितीय आंग्ल डलहौजी के समय। और द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध भी हुआ है डलहौजी के काल में। और डफरिन 1885 से 86, थर्ड आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 86। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, नहीं, उस समय भारत का वायसराय हो जाएंगे डफरिन। क्योंकि जब आएगा 1858 में भारत सरकार ब्रिटेन के तरफ से जो आएगा अधिनियम, उसमें भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। अभी सिपाही विद्रोह तो पढ़ाना बाकी है, उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक याद रखिएगा। अब बेंटिक में ब है, ट है, बे है, टी है। तब बेटी वाला जो था ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कंफ्यूजन नहीं करेगा। एगो बेटेन भी आएगा, यानी बेटा, तो वो अंतिम में लॉर्ड माउंट बेटन, तो में बेटा है या बेटी है। अरे कंफ्यूजन नहीं हो, बेटी वाला याद रखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, और वो बेटा वाला अंतिम है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, सती प्रथा का 1829 में, और 30 में ठगी प्रथा का अंत बेंटिक के समय में हुआ था। शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। पाश्चात्य शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष मैकाले थे।
मैं काले, प्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, रुड़की इंजीनियरिंग, इन्हीं के सब काल में हुआ था। 1833 के अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। वो कौन सा अधिनियम है? तो 1858 के अधिनियम। अब बंगाल के गवर्नर को जनरल बना दिया जाएगा, कौन सा अधिनियम? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सब तो याद रखे के बा। मेटकॉफ को प्रेस मुक्ति का दाता कहा जाता है, प्रेस मुक्ति का दाता। और प्रेस से संबंधित एक आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो आएगा आपका कब? तो लीटन के समय में। अभी लीटन पढ़ना बाकी है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है कौन? लॉर्ड लीटन। नहीं, रिपन, रिपन, कंफ्यूज आइए मत। एक आता है लीटन, 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 उसके बाद जस्ट आएगा रिपन, लॉर्ड रिपन। तो लीटन जो है ना, लीटन में आपको लीटी है, बिहार के लिट्टी चोखा खैलस लीटन बाबू ई हो। एक दिमाग जो है